हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मैगी 2 मिनट सीरीज में क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स का सेकंड भाग। राइट, तो देखते हैं। हमने पिछले बार बात करी थी अर्ली 1930 के इवेंट्स की। आज हम बात करेंगे मिड 1940 के इवेंट्स की, अर्ली टू मिड 1940 के इवेंट्स की, जब हम कांग्रेस की मूवमेंट्स और ब्रिटिश की तरफ से जो भी कंसेशंस या प्लान्स दिए जाते थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी। 1 सितंबर 1939 को जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो आपको इमीडिएटली कोई हमें कंसेशन ऑफर करना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट ऑफर करनी पड़ेगी हमें। राइट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलेंट नहीं किया, तो अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया कि इंडिविजुअल सत्याग्रहीज आके अरेस्ट ऑफर कर रहे हैं अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें अरेस्ट कर लीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। तो 25,000 सत्याग्रही अरेस्ट कर लिए ब्रिटिश सरकार ने। अब 1939 में लड़ाई शुरू हुई, मार्च 1942, लगभग 2.5 साल हो गए लड़ाई को। अब ब्रिटिश बहुत सारे थिएटर्स में इन्वॉल्व है। राइट, ईस्ट यूरोप में, वेस्ट यूरोप में, अपने आप पर ब्रिटिश के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, जर्मनी कर रहा है। उधर से ईस्ट में जापान भी लगा हुआ है जर्मनी के साथ। तो जापान ग्रू वेरी वेरी पावरफुल वेरी वेरी क्विकली। राइट, कि बहुत जल्दी जापान ने बहुत सारे एडवांसेस लिए, तो जापान रंगून तक पहुंच गया और पूरा साउथ ईस्ट एशिया उसने अपने अंडर कर लिया। अब इमिनेंट डर ये था कि अगला स्टेप बर्मा के बाद, रंगून के बाद इंडिया होगा, नॉर्थ ईस्ट से एंटर करेगा। तो वेस्टर्न पावर्स ने ब्रिटिश के ऊपर काफ़ी प्रेशर ये डाला कि आप मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रहे हो, आप जापान के साथ मिलिटरीली लड़ो, पर इंडिया में जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको ख़त्म करो, उसके साथ क्यों आप एंगेज हो। तो उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या ऑफर किया, एक पॉलिटिकल कैरेट ऑफर करी, एक कंसिलिएशन ऑफर करी, वो थी क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लीड कर रहे थे। तो क्या प्रपोज किया, डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया। इस स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया और राइट टू विड्रॉ फ्रॉम कॉमनवेल्थ प्रपोज किया। फिर यह कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट की गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। फिर एक और चीज क्या थी कि किसी भी प्रोविंस को फ्रीडम होगी यूनियन छोड़ देने की और ब्रिटिश के साथ एक अलग से अग्रीमेंट बनाने की। तो इसमें जो है सेपरेशन पार्टीशन ऑलमोस्ट इंप्लाइड है। डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे हैं और डिफेंस ऑफ इंडिया जो रहेगा वो ब्रिटिश हैंड्स में रहेगा। अब ये तो आउट एंड आउट रिजेक्ट हो गया। अगर आपको याद हो, अर्ली 1930s में लाहौर सेशन में ही कांग्रेस ने कह दिया था कि हमारा एम पूर्ण स्वराज है, तो डोमिनियन स्टेटस इस टाइम पे एक्सेप्ट करना तो सवाल ही नहीं उठता था। राइट, दूसरी चीज, वॉर के बाद किसने देखा है, ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, डिलीवर नहीं किया, तो वॉर के बाद की कहानी तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तीसरी चीज, फ्रीडम फॉर टू एनी प्रोविंस, ये भी कैसे एक्सेप्ट कर लें कि आप तो बिल्कुल सरेआम सेपरेशन के, पार्टीशन के क्लॉजेस डाल रहे हो अग्रीमेंट में। तो कांग्रेस ने ये बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया और इसको रिजेक्ट करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी, अगस्त क्रांति, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ क्रिप्स ऑफर। की आपने जो ऑफर किया हमें समझ में नहीं आया, हमें पसंद नहीं आया, अब हम पूरी तरह से आपको देश से बाहर निकालेंगे, खदेड़ेंगे। ब्रिटिश ने कहा चलो ठीक है, आपको वो पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी पॉलिटिकल डायलॉग चल रहा है। मीनवाइल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सी राजगोपालाचारी जो थे राजा जी, उन्होंने मार्च 1944 में एक फॉर्मूला प्रपोज किया। फॉर्मूला क्या था कि मुस्लिम लीग को कहा कि सबसे पहले तो आप जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड है इमीडिएट इंडिपेंडेंस की, उसको इमीडिएटली सपोर्ट करो, और जो भी हम एक इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोज कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दो। लड़ाई के बाद जितने मुस्लिम एरियाज हैं उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जाएगा कि वो खुद डिसाइड कर पाएंगे कि उन्होंने इंडियन यूनियन में रहना है या इंडियन यूनियन से अलग होना है। और
अगर कोई पार्टीशन होता है, मुस्लिम एरियाज अलग होना चाहते हैं, तो एक कॉमन सेंटर रखेंगे जो कि डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये था राजा जी का फॉर्मूला। अब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इस फॉर्मूले की भी नहीं थी, तो एक नया पैक्ट आया, देसाई लियाकत पैक्ट। इसमें यह एग्री हुआ कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनेगी उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन होगी, और माइनॉरिटीज के लिए जो है 20% सीट्स रिजर्व्ड होंगी, राइट, कि 20% माइनॉरिटीज होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रिटिश के साथ तो अभी भी अग्रीमेंट बाकी है, तो ब्रिटिश ने क्या ऑफर किया हमें? वेवल प्लान ऑफर किया। वेवल प्लान के तहत जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने कहा कि एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो इंडियन होंगे, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल तो खुद लॉर्ड वेवल ही, कि लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल होंगे, और जो कमांडर इन चीफ होंगे आर्म्ड फोर्सेस के, वो ब्रिटिश होंगे। उसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंडियन ही लेंगे हम। दूसरी चीज उन्होंने कही कि हिंदूज की और मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बराबर होगी। अब इस चीज पे डिसएग्रीमेंट कहां पे आया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स को लेके। तो मुस्लिम लीग ने कहा कांग्रेस को कि ये जो सारे हिंदूज हैं ये आप भेजिए, और ये जो सारे मुस्लिम्स हैं ये मुस्लिम लीग देगी, राइट। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मुस्लिम लीग ये प्रूव करना चाहती थी कि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदूज की पार्टी है, जबकि वेवल प्लान पे कांग्रेस की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को वो मुस्लिम लीडर्स भी थे, राइट। अच्छा, तो इस चीज को लेके डिसएग्रीमेंट हो गया कांग्रेस और लीग में, और प्लान फॉलो आउट हो गया। वेवल प्लान से कोई समझौता नहीं निकला। अच्छा, ये था जून 1945 में। फिर जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर सरकार आ जाती है कंजर्वेटिव को हरा के। अगस्त 1945 में वो अनाउंस कर देते हैं कि हम सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। सितंबर 1945 में अनाउंस कर देते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद एक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो ये अगले 3 महीने के इवेंट्स, राइट। सितंबर 1945 आ गया। अच्छा, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। इलेक्शन रिजल्ट्स में कांग्रेस को सेंट्रल असेंबली में मेजॉरिटी मिली। तो अभी तक जो एक तरीके से एक अंडरस्टूड वीटो ऑफर करी जा रही थी मुस्लिम लीग को, राइट। क्रिप्स मिशन में हमने देखा कि एक तरीके से मुस्लिम लीग को वीटो दे दी गई कि कोई भी अगर प्रोविंस अलग होना चाहे इंडियन यूनियन से तो वो हो सकता है। वेवल प्लान पे भी कांग्रेस कुछ प्रपोज कर रही थी, मुस्लिम लीग कुछ प्रपोज कर रही थी, बट बिकॉज मुस्लिम लीग ने अपने पैर जमा लिए एक चीज़ के ऊपर कि नहीं, कि हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सारे हम ही भेजेंगे, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी। उनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेवल प्लान खत्म हो गया, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो अभी तक ऐसा चल रहा था कि अगर मुस्लिम लीग किसी भी चीज़ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती थी तो वैसे हो जाता था, टांग अड़ाती थी तो वैसे कर लेते थे। अब बिकॉज कांग्रेस की इलेक्शंस में मेजॉरिटी आ गई सेंट्रल असेंबली में, तो ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन ऑफर किया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको 3 ग्रुपिंग्स में क्लब किया, सेक्शंस ए, बी और सी में, राइट। उन्होंने 3 टियर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बनाया, प्रोविंसेस पे, प्रिंसली स्टेट्स पे और यूनियन लेवल पे। प्रोविंशियल असेंबलीज को कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स इलेक्ट करके भेजेंगे। जो सेंटर होगा वो कॉमन होगा डिफेंस, कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, राइट। और इसमें क्या क्या क्लॉजेस थे? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी और रेजिडुअल पावर्स। प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया ऑप्शन कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप अलग से अग्रीमेंट में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहां पे कोई भी प्रोविंशियल असेंबली नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स को ऐसा एक ऑफर है, राइट। तो जो पार्टीशन का एक जो इंप्लाइड क्लॉज था वो खत्म कर दिया गया, राइट। फ्यूचर में प्रोविंसेस के पास पावर है यूनियन से अलग होने की। एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की इन्होंने बात करी कैबिनेट मिशन में कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान लिखेगी भारत का। और उसके बाद अब डिफरेंसेस क्रिएट हुए।
कांग्रेस ने कहा कि जो ग्रुपिंग्स करी गई है, ए बी और सी ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं प्रोविंशियल असेंबलीज की, ये ऑप्शनल है। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, ये तो ग्रुपिंग्स कंपलसरी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके फेवर में जा रही है ये चीज़। तो मामला ब्रिटिश तक गया। ब्रिटिश ने कहा कि मुस्लिम लीग ठीक कह रहा है, ये जो ग्रुपिंग है कंपलसरी है, हमने इतनी मेहनत ऐसी नहीं करी है कि आप इसको ऑप्शनल बना दें, ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी है। अच्छा, अब जून 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए आफ्टर कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दीज प्रपोजल्स। अब ट्विस्ट इन द टेल आया। जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान से। जून में उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जुलाई में उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, क्योंकि इसके बीच पंडित नेहरू की एक प्रेस में स्टेटमेंट थी कि हम देखेंगे अगर हमें ये कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल्स हैं, जो कंपलसरी ग्रुपिंग्स हैं, ये माननी है या नहीं, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते ये मांगने तक। तो जिन्ना तो मौका ढूंढ रहे थे कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डालें और ये छोड़ दें कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया था। तो जैसे ही नेहरू ने ऐसी स्टेटमेंट थी, वैसे ही जिन्ना ने विड्रॉ कर लिया मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन प्लान से और डायरेक्ट एक्शन की बात करी। अगस्त 1946 से कहा कि हम मुस्लिम अपना एक देश बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन करेंगे, अपने हाथों में अपना जो है फ्यूचर लेंगे। और बहुत सारे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम ऑनवर्ड्स चीज़ें जो है वायलेंट हो गई, राइट। जो प्रोटेस्ट थे पाकिस्तान की डिमांड के लिए वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। सितंबर 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट स्वेयर इन करी गई अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन प्लान में लिखी गई थी। अक्टूबर 1946 को चुपके से जो है लॉर्ड वेवल वो मुस्लिम लीग को भी इंटरिम गवर्नमेंट में ले आए कि भैया आप आ जाओ, कोई बात नहीं, पीछे से आ जाओ, बैकडोर एंट्री आ जाओ। तो आ गए, बट मुस्लिम लीग तो सोच के आया था कि उन्होंने सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट का काम ऑब्स्ट्रक्ट करना है, रोकना है। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग के, वो फाइनेंसेस इश्यू नहीं करते थे, तो प्योरली ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो कर रही थी मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में। फरवरी 1947 में कांग्रेस के मेंबर्स की बस हो गई और उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम लीग के मेंबर्स को इंटरिम गवर्नमेंट से बाहर करो कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे। मुस्लिम लीग कहती कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही फर्जी है, आप इसको डिसॉल्व करो। तो डेडलॉक पे डेडलॉक होते जा रहा है। फाइनली फरवरी 20, 1947 को लॉर्ड एटली ने स्टेटमेंट दी कि 30 जून 1948 से पहले पहले हम पावर ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस को। अब कैबिनेट मिशन में जो पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया गया था, वो यहां पे फिर से वापस आ गया कि पावर मे बी ट्रांसफर्ड टू वन सेंटर और इन सम एरियाज टू एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इतना ज़्यादा टेरर क्रिएट किया हुआ था, वायलेंस क्रिएट किया हो रहा था, इतनी ज़्यादा कम्युनल टेंशन्स थे कि ब्रिटिश को लगा कि 2 पावर सेंटर्स क्रिएट करना ही इनके लिए अच्छा है। फाइनली 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल की जो असेंबलीज हैं वो खुद डिसीजन लेंगी पार्टीशन के ऊपर, सिंध जो है वो अपना डिसीजन लेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट में हम एक रेफरेंडम कराएंगे जहां पे लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडियन यूनियन में रहना है या जो नया पार्टीशन के बाद देश बनेगा उधर जाना है। और 2 डोमिनियंस क्रिएट होंगे पार्टीशन के बाद, 2 असेंबलीज के साथ, अगर पार्टीशन होता है बेस्ड ऑन दीज रेफरेंडम्स एंड असेंबली के डिसीजंस। अगर ये असेंबलीज या लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि पार्टीशन होना है, तो पार्टीशन के बाद 2 डोमिनियन बनेंगे और 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी। ये था लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान। और साथ साथ 15 अगस्त 1947 की डेट रखी गई फ्रीडम देने के लिए, राइट। तो ये थी कहानी उस टाइम के सारे प्लान्स की, प्रोटेस्ट्स की। थोड़ा ये क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंशियली हमने आपको बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो कि पहले क्या चीज़, दूसरी क्या चीज़, तीसरी क्या चीज़, राइट। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।